सबसे पहले फ्रेंड्स आपने अपना लॉगिन करना है, डिक्लेरेशन में आना है, 2026 पे आके आपने नॉर्मल रिटर्न यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये आपने अपनी रिटर्न सिलेक्ट की जी। अब इसमें आपने उसको बताना है, देखें अगर तो आपका जो एम्प्लॉयर है ना वो आपकी सैलरी पे से टैक्स डिडक्ट कर रहा है तो वो यहाँ पे भी शो हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको पता लग जाएगा उसने कितना टैक्स काटा है, कितनी सैलरी उसने शो की है। तो आप यहाँ से उस चीज़ को कॉपी करके अपने पास साइड पे लिख सकते हो। और अगर उसने यहाँ मतलब यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि कितना टैक्स कटा है, कहाँ कहाँ पे टैक्स कटा है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको यूज़ करके वहाँ पे अपनी सैलरी लिख सकते हो। सबसे पहले जी आपने यहाँ से इनकम फ्रॉम सैलरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास बैंक का कोई प्रॉफिट वगैरह भी आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इनकम अदर सोर्सेज सेलेक्ट कर लें, सिंपल, कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ से यस करना है क्योंकि आप रेजिडेंट पर्सन हो, और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। देखिए अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा ना, सिर्फ सैलरी आ रही है, तो आप सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी को सिलेक्ट कर लें, आपकी वर्किंग जो है वो सेम ही होगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसके बीच में जी। अब देखें जी, अब सैलरी आपने, ये सैलरी का आपका सबसे पहला ऑप्शन सैलरी का आता है। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप टीचर हो, जो मर्जी हो, आपने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखनी होती है। अक्सर लोग दो तीन जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, एक एम्प्लॉयर टैक्स काट रहा है, एक नहीं काट रहा, एक थोड़ा काट रहा है, एक ज्यादा काट रहा है। देखें फ्रेंड्स, आपने जो सैलरी लिखनी है ना वो पूरे साल की, जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक आपने जितनी सैलरी ली है ना, आपने वो यहाँ पे लिखनी है। बाज दफा आप कहते हो मैंने 4 महीने जॉब की, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। बाज कहते हो मैंने 10 महीने जॉब की, 2 महीने में फारिग रहा, कोई काम ही नहीं किया। तो भाई आपने पूरे साल में जितनी सैलरी ली है ना, ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये अक्सर जो क्वेश्चन है ना कमेंट में आते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं जो यहाँ पे अज्यूम करता हूँ जी, हमारी पूरे साल की जो सैलरी है वो 25 लाख बनती। ठीक है, इसको यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना। अब सैलरी के टैक्स के ऊपर या तो सिस्टम भी आपको बता देगा कितना टैक्स बना है। अगर सिस्टम नहीं बताता, एम्प्लॉयर ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो हर महीने की सैलरी स्लिप पे उनको पता होता है हर महीने इतना टैक्स कट रहा है, तो वो यहाँ पे आप अपना टैक्स क्लेम करोगे। ठीक है, ये देखें, ये सैलरी आपने वहां पे लिखी, ये सैलरी की यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। अब जितना टैक्स आपकी सैलरी पे कटा है ना, जो एम्प्लॉयर ने काटा है, वो यहाँ पे आपने लिखना है। या तो आप एफबीआर के सिस्टम में जो टैक्स आ रहा है वो लिख दें, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपको यहाँ पे जब फॉर्म आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर उस वक्त आपको टैक्स नहीं मिलता, तो आप MIS पे जाके, ये इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाके, वहां से भी आप अपनी टैक्स की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया हुआ है। इंफॉर्मेशन सेंटर पे आप आएंगे ना, एक मिनट है, अगर आपको टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है ना, तो ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने MIS पे आना है, इंफॉर्मेशन सेंटर पे, और यहाँ पे आप जब आओगे ना, यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में सिर्फ आपने आ जाना है। आपने जिस साल का भी टैक्स चेक करना है कि कितना टैक्स कटा है मेरा, ये 2026 है, इसको 25 कर लें, 24 कर लें, जिसको भी चेक करना है। अभी हम 26 की फाइलिंग कर रहे हैं। जब आप इस पर सर्च करोगे ना, तो जितना टैक्स कटा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। तो आपने यहाँ से टोटल टैक्स ले लेना है जी, सैलरी पे कितना टैक्स कटा है। हम कहते हैं जी एम्प्लॉयर ने टोटल हमारा टैक्स काटा है 2,10,000। ये मैं वैसी फिगर लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स आपके पास सैलरी की एंट्री हो गई है। ठीक है, अब इसमें एक सैलरी में हमारा मेडिकल अलाउंस होता है जो 10% एग्जाम्प्ट होता है। नॉर्मली होता ही है, जैसे 25 लाख के ऊपर टैक्स आपका बनता था 2,10,000, एम्प्लॉयर ने काटा 1,90,000, तो सिस्टम कहेगा जी अब आप टैक्स पे करें। तो उसको बचाने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप अपनी सैलरी का 10% मेडिकल अलाउंस भी लिख सकते हो। ये मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, आपको मेडिकल अलाउंस वहाँ पे लिखा हुआ आता है पर मंथ आपका 1,500 या 1,800 वो लिखा होता है। वो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे साल का मेडिकल अलाउंस आपने यहाँ पे लिखना है, वो एग्जाम्प्ट होता है, उसका टैक्स नहीं होगा। तो ये इस तरह से करना है आपने। ये सैलरी की एंट्री कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स आपकी। उसके बाद आप आ जाते हैं जी अदर सोर्सेज में। देखिए अगर आपके पास कोई बैंक से प्रॉफिट आ रहा है, सिंपल देखें, अगर नहीं है तो इस चीज़ को छोड़ दें, कुछ नहीं करना आपने। अगर कोई बैंक से प्रॉफिट आ रहा है तो आपने अदर सोर्सेज में सबसे पहले टैक्स डिडक्शन पे आना है। देखें अगर प्रॉफिट बैंक से आ रहा है, 99% केसेस में तो एंट्री पहले ही FBR ने खुद ही कर दी होगी। आप सिर्फ कैलकुलेट करेंगे ना तो फिगर्स ऑटोमेटिकली आपके पास अदर सोर्सेज में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। FBR ने ये बड़ा अच्छा काम किया है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे फिगर नहीं आ रही या फिगर ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से सेक्शन में आओगे फाइनल टैक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपने देखें प्रॉफिट ऑन डेट आपने सिलेक्ट किया, तो ये देखें ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं।
ठीक है। अब इसके बीच में से आप बैंक, ये देखें अगर बैंक में पड़ा है तो ये कर लें आप, आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हुई है स्कूक वगैरह तो ये कर लें, ये है सेम ही सारा। ठीक है, तो आप बैंक अकाउंट वाला करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, ये देखें उसने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्ज किया मैं कहता हूँ जी एच बी एल में सेविंग अकाउंट है, उधर से आपको प्रॉफिट मिला है, ये ऐड करना है आपने, ये ऐड हो गया। अब आपको टोटल प्रॉफिट कितना मिला, मैं अज्यूम करता हूँ जी टोटल प्रॉफिट 1,12,000 था। इसको कैलकुलेट करें। अब आपने क्या करना है, अगर एफबीआर ने यहाँ पे एंट्री खुद नहीं की ना, तो आपने ये करना है, ये जितनी अमाउंट बन रही है ना इसको इधर पेस्ट कर देना है कि जितना टैक्स बना था ना, वो जितना भी था, वो कम था ज्यादा था, वो एफबीआर ने खुद ही डिडक्शन कर लिया उसकी। ठीक है, क्योंकि बैंक खुद ही काट लेता है। बस ये एंट्री आपने करनी है, ये ऊपर वाली एंट्री वो खुद ही कर देगा। देखें पहले हमें ये करनी पड़ती थी, अब उसको आपको नहीं करनी पड़ेगी। इवन के उसका जो इफेक्ट आगे जाएगा वो भी वो ले जाएगा। तो ये प्रॉफिट की एंट्री थी, सैलरी प्लस प्रॉफिट। ऐसे अगर ये प्रॉफिट आपका नहीं आ रहा तो इसको आप छोड़ दें, आपने कुछ नहीं करना। जी फ्रेंड्स, आगे जो काम की चीज़ है वो आपने आना है विद होल्डिंग में। सॉरी, विद होल्डिंग से भी पहले बल्कि आप एक और चीज़ करें। ये देखें जो सैलरी पर्सन के जिसमें से आपको कुछ मिल सकता है बेनिफिट, वो यहाँ पे ये आप देख लें, इसको डिडक्टेबल अलाउंसेस में कोई काम की चीज़ है या नहीं है। ये देखें जी एजुकेशनल एक्सपेंस बच्चों के जो आप क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें। ठीक है, जितना पूरे साल में बच्चों की आपकी उस पर एजुकेशन पे खर्चा हुआ है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैं कहता हूँ जी 1,05,000। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये कुछ आपको एरर देगा। तो आपने क्या करना है, ये देखें सामने एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने लिख देने हैं। ठीक है, और इसको ऐड कर देना है और इसको कैलकुलेट कर देना। अब ये इसको सेव कर लेगा, अब इसको एरर नहीं देगा आपको। ये सैलरी पर्सन ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा टैक्स रिडक्शन में एक और चीज़ आप ले सकते हो, इसमें लो कॉस्ट हाउसिंग, जो आपका लोन लिया होता है ना आपने घर के ऊपर, ठीक, वो आप क्लेम, उसका जो इंटरेस्ट आपने पे किया पूरे साल में वो क्लेम कर सकते हो। ये आगे जी देखें, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको ऐड करें, ये इस सेक्शन में मिलेगा आपको टैक्स क्रेडिट में। आपने अगर घर बनाने के लिए, घर परचेज करने के लिए, घर की रेनोवेशन के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, तो पूरे साल में उस पर जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक, वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिखोगे। मैं कहता हूँ हमने पूरे साल में लोन पे इतना इंटरेस्ट पे किया है, वो आपको बैंक बता देगा कि पूरे साल में आपने प्रिंसिपल की कितनी पेमेंट की है, उसमें इंटरेस्ट कितना था, उस पर जितना क्रेडिट बनता होगा वो आपको दे देगा। सिस्टम, ये सिस्टम ने वर्किंग करनी है, आपने सिर्फ यहाँ पे अपना ये वाली एंट्री करनी है। इसको सेव कर लें, ये आपने इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब ये देखें जी उसके बाद अब विद होल्डिंग की आ जाती है वर्किंग, कि आपके विद होल्डिंग जो टैक्सेस है वो उसकी डिडक्शन कहाँ कहाँ पे हुई है, आपने वो बताना है इसको। ये देखें, इसको यहाँ से सेव करते रहना है आपने। फ्रेंड्स, आपने विद होल्डिंग में आना है ना, यहाँ पे जो आपके काम की चीज है वो है ये वाला सेक्शन। ठीक है, एडजस्टेबल टैक्स में, इस पे आपने प्लस पे क्लिक करना है। ये आपको ऑप्शन देगा कि जहां जहां पे आपका टैक्स कटा हुआ है ना, आप वो क्लेम कर सकते हो। अब इसके बीच में आप अगर रीड करना चाहें आप रीड कर सकते हो। ठीक है, देखिए सैलरी का टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हमने वहां पे एंट्री कर दी थी। अब नॉर्मली इसमें क्या कौन सा टैक्स होता है, आप इंटरनेट का टैक्स देख लो, इंटरनेट का आ गया, प्रीपेड, ये सॉरी इंटरनेट बिल भी है और इंटरनेट कार्ड भी है। आप इसमें से इंटर नॉर्मली बिल का ही होता है। ठीक है, अच्छा, जिसका भी आपने सिलेक्ट करना है। इसके अलावा मोबाइल फोन का ये प्री पेड टेलीफोन कार्ड आ गया, ये आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप खुद चेक करना चाहो ना, ये दो मैंने जैसे सिलेक्ट किए, हम देखें आपने अगर कोई गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया है, आप वो क्लेम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखें इसके बीच में मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो टैक्स पे करते हो, उसमें इनकम टैक्स होता है, एडवांस टैक्स होता है, वो आप क्लेम कर सकते हो, वो आपने यहाँ पे क्लेम करना है। ठीक है, ये देखें, ये आपने जो टैक्स पे किया है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपने यहाँ पे इसको ऐड कर लेना। ये ऐड हो गया, देखें ये जो मोबाइल फ़ोन वाला है, इसको प्लस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपना बताएं उसको कौन सा नंबर है जो भी आपने बताना है। ये सर्टिफिकेट आपको हेल्पलाइन से मिल जाएगा पूरे साल का, जितना पूरे साल का बिल आपने लोड किया उस पर जितना टैक्स बना वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसको कैलकुलेट कर दें। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ। इसी तरह जो इंटरनेट का आपने टैक्स पे किया है, ठीक है, वो आपने, ठीक है, अपना कनेक्शन का बताएं, कंपनी का बताएं, पूरे साल का जितना बिल था वो आपको पता लग जाएगा, वो लिखें यहाँ पे, और उसके ऊपर जितना आपने टैक्स पे किया वो लिख दें। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपने यहाँ से लिख लेनी है अमाउंट। और अगर आपको
इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरा कितना टैक्स कटा है, तो मैंने आपको जैसे इन्फॉर्मेशन में बताया कि यहाँ से आप पेमेंट डिटेल में MIS में जाके सर्च करके यहाँ से ले सकते हो, आपको पता लग जाएगा। वो एंट्रीज आपने यहाँ पे करनी है कि कहाँ कहाँ पे आपका कितना टैक्स कटा हुआ है। उसके बाद कंप्यूटेशन पे आप आओगे तो देखें, अगर तो आपका टैक्स रिफंडेबल बन रहा हुआ या नहीं हुआ तो फिर तो मतलब आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। और अगर प्रीपेड उसने कहा कि यहाँ पे आपने चालान बनाना है, एडमिटेड टैक्स हुआ, टैक्स आपका कम कटा हुआ और आपकी लाइबिलिटी बन रही हुई, तो फिर आपको उसका चालान बना के जमा करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके अब जो एंट्रीज हो गई है ना, ये आपने और एंट्री नहीं करनी, अब FBR ने वर्किंग खुद ही कर दी हुई है। इसकी देखें, ये ऑटोमेटिकली एंट्रीज आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में चली गई हैं। पहले हमें खुद करनी पड़ती थी और ये बड़ा टेक्निकल होता था, अक्सर चीज़ें गलत हो जाती थी, लोगों को समझ नहीं आती थी। अब इस पर आपको खपने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। अब देखें जी, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ध्यान से देख लें। अगर तो आपने पिछले साल फाइल की थी तो ऑटोमेटिकली आपके वेल्थ आ रही होगी, आपके एसेट्स जो आपने ऐड किए थे, बैंक अकाउंट ऐड किए थे, गोल्ड ऐड किया था, सारा आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, आपने सिर्फ उसकी जो वैल्यू अपडेट करनी है वो कर लें। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी पे आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे की है, कंस्ट्रक्शन की है, तो उसकी वैल्यू बढ़ा दें। ठीक है, अगर नई कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है या फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सिंपल आपने ऐसे ऐड प्रॉपर्टी पे आना है। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की जो भी टाइप है वो आपने बतानी है, सिंपल। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखें फ्रेंड्स, पहले ये डेट नहीं पूछता था, अब ये उसकी डेट पूछता है कि आपने प्रॉपर्टी ली कब है। ठीक है, तो वो आपने सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी बतानी है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू भी लिखें यहाँ पे। अब आपने इसका कंप्लीट एड्रेस प्रॉपर्टी का जो है ना वो देना है। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने कंप्लीट एड्रेस दे देना है जिसका। इसको सेव करेंगे तो ये प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। ये कैंसिल कर दें, देखिए प्रॉपर्टी ऐड होगी। इसी तरह अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो ना, तो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, वो नई है वो पुरानी है, 30 जून 2026 को जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो सारी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड करनी है आपने। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी स्किप नहीं करनी। उसके बाद जी फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं, इस पे आए आप। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को ऐड करें, इसमें आपने बैंक अकाउंट शो करने हैं। वैसे तो बैंक अकाउंट का इन्होंने अलग ऑप्शन दिया है, लेकिन इसके अंदर ये मांगेगा IBN नंबर। और IBN नंबर ये 90% केसेस में इसको ये मतलब वो ना इसके साथ सिंक नहीं होते और वो एरर दे देता है। तो बेहतर है आप इसी में ऐड कर लें, सारा कुछ कैश इन हैंड ऐड कर लें। और अगर आपने कोई अकाउंट जो है अपनी बीवी के नाम, बच्चों के नाम रखवाया हुआ अकाउंट, उसमें बैलेंस होता है, तो वो भी आप शो कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसको ऐड करें। ये देखो, ये तीनों ऑप्शन ऐड हो जाएंगे आपके पास, ये आ गए आपके पास। अब आपने अपने बैंक अकाउंट इसमें ऐड करनी। सिंपल, आपने इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं लिखना, नीचे आपने उसको बता देना है जहां जहां पे आपके अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर बताएं। IBN नंबर लिखना है तो IBN नंबर लिख दें। ये देखें जी, ऐड हो गया। 30 जून 2025 का जो बैलेंस था वो यहाँ पे लिख देना है। अच्छा जी, एसेट्स हेल्ड ऑन अदर नेम। अगर आपने अपनी वाइफ के नाम कोई अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो उनका यहाँ पे आप CNSE नंबर लिखें। ठीक है, एसेट की टाइप बता दें कि व्हीकल है, इक्विपमेंट है, अदर एसेट क्या चीज़ है, कोई आपने उनके नाम पे अगर प्रॉपर्टी रखी हुई है तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं, उसकी अमाउंट बताएं, मतलब आपने प्रॉपर फिर इंफॉर्मेशन देनी है जो वो ये पूछ रहा है। पहले ये नहीं पूछता था, लेकिन अब वो पूछता है। अच्छा जी, अगर तो आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो कैश इन हैंड की अमाउंट आप डाल दें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 4-5 लाख फिर भी डाल दें। और अगर आपके पास पैसे हैं तो कम से कम उसका कोई 10-20% एक्स्ट्रा करके आपने डालने हैं। ठीक है, हम लिखता हूँ जी हमारे पास कैश इन हैंड इतना पड़ा। और अगर फर्स्ट टाइम आप फाइलिंग नहीं कर रहे, पहले भी करते रहे हो, तो एक दफ़ा इसको आपने जीरो रखना है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या करना है। मूवेबल एसेट्स में आप आएंगे, यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करना है आपने। इधर देखें जी फ्रेंड्स, आपने गोल्ड रखना है तो प्रीशियस पोजेशन पे कर दें क्लिक, हाउस होल्ड पे कर लें, पर्सनल आइटम में कर दें। इनमें देख लें, अगर एनिमल है तो वो उसको सिलेक्ट कर लें, अगर कोई गाड़ी भी आपके नाम है तो उसको भी कर लें। आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता। और अगर आपने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया और वो इधर आ गया और आपने कुछ उसके ऊपर नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है, उसको पड़ा रहने दें। आपको कोई रेंट थोड़ी आ रहा है, कुछ नहीं कोई कहता आपको। अब मोटर व्हीकल आपने ऐड करना है, गाड़ी का आपने यहाँ पे नंबर लिखना है जो भी है जी। ठीक है, चेसी नंबर उसका लिखें, मेक बताएं उसका, जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ना आपने इसको देनी है, वरना ये आपको ऐड नहीं करने देगा। ऐड कर दी। अब ये देखें जी, ऐड होगी। अब आपने जितने की गाड़ी ली थी आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देनी है, इसको कैलकुलेट करना है। इसमें जो प्रीशियस पोजेशन है, आपके पास जितना गोल्ड है शो करना है, जो आप शो करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है।
ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए सिंपल, ये जिस वैल्यू पे आपने बाय किया है वो वैल्यू आपने लिखनी है। अगर आज ऐड कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो करंट वैल्यू ही लिखनी है आपने, इसको जीरो वैल्यू पे नहीं करना, ठीक है। और ना ही आपने हिस्टोरिकल वैल्यू पे, जिस अगर आप पहली दफा इसको लिख रहे हो ना आज, तो करंट वैल्यू पे ही आपने इसको लिखना है। और अगर पहले से चलता हुआ चल रहा है, फिर आपने उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी कि जी पहले मैंने लिखा हुआ था 1 लाख रुपया तोला और आज 4.5 लाख हो गया तो मैं इसको इंक्रीज कर दूं, उसको छेड़ना नहीं है, बस जैसे आ गई अब ये वैसी चलेगी। हाउस होल्ड इफेक्ट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये होते हैं आपके घर की चीज़ें, जूते कपड़े फर्नीचर, ठीक है। तो ये आप अपने घर की चीज़ों की एक वैल्यू लिख दें कुछ भी, ये कोई आके चेक नहीं करता, ये हमने समझ लें एक वाइट मनी ही रखी होती है। पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप मोबाइल फ़ोन ये चीज़ें आ जाती हैं। इसको कैलकुलेट करें। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद एक चीज़ रह गई जी, आपने रिकन्सिलेशन में आना है। यहाँ पे आपने अपने एक्सपेंसेस डालने इधर आके। अच्छा, एक्सपेंसेस के बीच में आपने कोई ज़्यादा जो है ना वो कारीगर नहीं बनना, सिर्फ ये दो सिलेक्ट कर लें आपके लिए काफ़ी है, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मशवरा यही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। डोनेशन में आप थोड़ा कुछ डाल दें, बाकी घर के ओवरऑल एक्सपेंसेस को लमसम फिगर एक डाल देंगे जी, पूरे घर के एक्सपेंस इतने हुए। ये देखें जी फ्रेंड्स, आपको घर के एक्सपेंसेस की रसीदें संभालने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, घर है, घर के खर्चे ऐसे ही चलते हैं, तो आपने एक लमसम फिगर डाल ली। अब जब आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो फ्रेंड्स, आप जब फर्स्ट टाइम फाइल करोगे ना तो ये फिगर पॉजिटिव में आएगी, जैसे ये अब पॉजिटिव में आ रही है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से और इसमें पेस्ट कर देना है नेट एसेट प्रीवियस ईयर, और इसको कैलकुलेट करना है। ये चीज़ अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, ज़रा ध्यान से देखें ये जीरो होगी, अब ये जीरो होगी, अब ये रिटर्न सबमिट हो सकती है। और अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछले साल भी फाइल की थी ना, तो ये फिगर ऑटोमेटिकली आ रही होगी आपके पास, ये आप चेंज कर ही नहीं सकते। आप इसको डिलीट करोगे सिस्टम दोबारा लिख देगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर जीरो कैसे आएगा, आपने जब आप रिटर्न की वर्किंग स्टार्ट करो अपनी, तो सबसे पहले जो कैश का बैलेंस हो ना आपका ये वाला, आपने इसको डिलीट कर लेना है, ताकि आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको मिल जाए और सारे एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। आपने इसको यहाँ पे एक दफ़ा खाली कर देना, जीरो कर देना जब आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करो, अगर पिछले साल आपकी रिटर्न फाइल हुई थी तब। उसके बाद जब आप रिकन्सिलेशन में आओगे ना, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, वो पॉजिटिव में नहीं आएगा। पॉजिटिव में सिर्फ पहली दफ़ा आएगा, उसके बाद वो पॉजिटिव में नहीं आएगा। नेगेटिव वाली जो फिगर होगी फिर आपने उसको यहाँ से कॉपी करना है और आपने लास्ट में जाके इसको कैश इन हैंड में पेस्ट करना है। फिर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो अनरिकंसाइल अमाउंट है फ्रेंड्स वो जीरो हो जाएगी। ये देखें वो जीरो हो जाएगी सारी, ये देखें जीरो, ठीक है। अब ये आपकी वर्किंग सारी कंप्लीट हो गई है। आप अच्छा, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, आप मेन पे आएंगे ना, तो अक्सर ये जो ना आजकल अभी एफबीआई ने डाटा सिंक किया हुआ, आपका जो एम्प्लॉयर आपका टैक्स काट रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होगी आपको। अक्सर प्राइवेट सेक्टर के लोगों की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। आपने यहाँ से आना है और इसको सबमिट करना है। अभी सबमिशन अलाउ नहीं है, वो भी सबमिट करने पे एरर दे देता, अभी कर नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जब अलाउ हो जाएगी तो आप सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको सबमिट करने देगा, वो कहेगा आप वेरीफाई करें और इसको सबमिट कर दें। अब अगर फर्ज किया वो आपको सबमिट करने नहीं देता, वो एरर देता है या वो कहता है जी अपनी एम्प्लॉयर की डिटेल ऐड करें, तो आपने ऐड एम्प्लॉयर पे जाना है। एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अगर नहीं पता, ठीक है, एनटीएन नंबर नहीं पता, या अगर किसी पर्सन के पास जॉब करे उसका सीएनएसी नंबर नहीं पता, तो आप एहतियातन अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं सोचूं करोगे, इसको सर्च करोगे, देखिए उसने खुद ही कर दिया, ठीक है। मैं ये फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ आपको, ये जरूरी नहीं है कि आपने लाजमी ही ऐड करना है, जैसे मैंने अपना लिखा है तो आप अपना भी लिख सकते हो। ये मतलब एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि एफबीआई इसको कुछ कहेगा या आपसे पूछेगा, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर वो आपसे कहे कि जी एम्प्लॉयर की डिटेल लिखें तो फिर आप यहाँ पे लिख दें, वरना रहने दें। इसको सेव करना है आपने और इसको सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।